कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एमटीएस के मैथ प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप ध्यान से सभी भाई एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। कॉपी पेन अपने साथ रखिए और एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि यह दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा, हमें ये बताना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। पहले हम ये पता कर लेते हैं टोटल काम कितना रहा होगा। तो 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो कहीं ना कहीं टोटल काम हमें मिल चुका है कितना? 20। 20 काम करना है, 10 दिनों में करना है तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2। 20 काम खत्म करना है, 20 दिनों में करना है तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 1 होगी। अब देखते हैं। और ए भी क्वेश्चन कह रहा है यदि यह दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं और इनको देखा जाए तो एक साथ अगर इनको काम कराया जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। काम कितना दिन करना है हमें? 5 दिनों तक। तो टोटल काम कितना कर देंगे? 15 काम खत्म कर देंगे। टोटल कितना काम खत्म कर देंगे? 15 काम। हमें टोटल काम कितना करना था? 15, जिसमें से 20 हमें टोटल काम कितना खत्म करना था? 20 में से हमने कितना किया? 15 किया। तो देखा जाए तो टोटल भाग कितना हमने समाप्त किया। कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 5 3 15 और इसको कट करेंगे तो 5 चौका 20। तो देखा जाए तो टोटल कितना हमने काम समाप्त किया? 3/4 भाग समाप्त किया। ऑप्शन ए हमारा क्या है? 3/4 है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करिएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। पूछा है कि कितने समय में यह 3 गुना हो जाएगी। चलिए करते हैं। 3 गुना की बात कर रहा है। मान लेते पहले हमारे पास 1 रुपये था, 3 गुना तो कहीं ना कहीं कितना हो चुका होगा? 3। 1 रुपये था हमारे पास, 3 गुना हो गया तो कहीं ना कहीं 1 से कितना हो गया? 3। तो ब्याज हमें कितने का मिला? 1 हमारा क्या रहा होगा? ये हमारा क्या रहा? मूलधन। और ये हमारा क्या हो चुका है अब? मिश्रधन। अब हमारे पास ये क्या हो चुका है? मिश्रधन हो चुका है, ठीक है। तो देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट या हम बोल सकते हैं ब्याज कितने का मिला हमें? सिंपल इंटरेस्ट या हम बोल सकते हैं इसे क्या? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज देखा जाए तो कितने का मिल चुका है हमें? 2 का। 1 रुपया मूलधन रहा होगा, 2 रुपया में ब्याज मिला, तभी तो ये 3 रुपया हुआ। समझ गए? अब आ जाइए सॉल्व करते हैं बस इसे। फार्मूला आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में क्या? 100। बस इस पे आप ले जाके सॉल्व कर दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला है? 2। मूलधन कितना था? 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10। टाइम हमें बताना था, बटा में क्या? 100। कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो कहीं ना कहीं t बराबर कितना आ चुका है हमारे पास? 20 वर्ष। t बराबर कितना आ चुका है हमारे पास? 20 वर्ष। तो 1 से 3 होने में कितना समय लग जाएगा? 20 वर्ष लग जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। या तो आप चाहे तो एक दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। इसको हम दूसरी साइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, या तो एक फार्मूला होता है क्या? R बराबर क्या होता है? n-1/t इंटू 100। फार्मूला क्या होता है? R बराबर n-1/t इंटू 100। बस इस पे आप ले जाके पुट कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था हमारे पास? 10। n का मतलब होता है गुना। n का मतलब क्या होता है? गुना। यहाँ पे कितने गुने की बात की जा रही थी? 3 गुने का। तो 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 बटा में हमें टाइम बताना था इंटू 100। 10 से 10, 0 से 0 कैंसिल, इसको करेंगे तो t और 10 गुना के 20। तो कहीं ना कहीं t बराबर कितना आ चुका है हमारे पास? 20 वर्ष। t बराबर कितना आ चुका है हमारे पास? 20 वर्ष। आप ऐसे भी करेंगे तो भी 20 वर्ष आएगा। इसी से ये फार्मूला बना, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो जाता है? जल्दी सॉल्व हो जाता है भाई, ठीक है। फिर भी आया कितना हमारा? 20 वर्ष। दोनों तरीके हमने आपको बता दिए। चलिए अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये
बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज दी गई है ना, ठीक है, हम बना लेते हैं इधर क्या, एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्या दिया गया, शीर्षलंब, एक शीर्ष से क्या खींचा गया है, एक लंब खींचा है, यही शीर्षलंब होगा, यही क्या होगा, हाइट भी होता है। समबाहु त्रिभुज में यही शीर्षलंब होगा और यही हमारी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं हम क्या बी, और इसे हम मान लेते हैं सी। पता है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √3/2 है। फार्मूला क्या होता है ऊंचाई का, √3/2 है। ऊंचाई कितना दिया गया है, 15, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 15। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √3/2a। तो a यहाँ से हम निकालेंगे तो 15 दूना के 30, 30 बटा में, तो a बराबर कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए, 15 दूना के 30, तो ये हो जाएगा 30, और ये √3 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो ये हो जाएगा 30 बटा में √3। a का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 30 बटा में √3। हमें पूछा क्या है, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर होता है क्या, √3/4a²। क्या होता है, √3/4 और इंटू भुजा का स्क्वायर। बस इस पे आप ले जाके सॉल्व करो तो ये हो जाएगा √3/4 को हम रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, a का मान कितना दिया है, 30 बटा में √3। a² करना है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 गुणे 30 बटा में √3 इंटू 30 बटा में √3। आप सॉल्व करिएगा, करते हैं तो √3 से इसको करेंगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से 30 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इन दोनों को हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब कैंसिल करते हैं, इसको कट करते हैं तो 2 दूना के 4, और इसको कट करेंगे तो 15 दूना के 30, फिर कैंसिल करते हैं 2 एकम 2, और इसको कट करेंगे तो 2 पचे 10, बचा क्या, 15 पचे 75, 75 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75√3। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। आंसर क्या आ चुका है हमारे पास, इधर हम लिख देते हैं आपके लिए दूसरे कलर से, ग्रीन कलर इधर नहीं दिखाई देगा। ये हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, 75√3। एरिया हमारे पास कितना निकल कर आ चुका है, 75√3। समझ गए होंगे भाई। हाइट दिया था हमने, यहाँ से हाइट का फार्मूला लगाया क्या, √3/2 है। 15 दिया था, सॉल्व किए तो भुजा आ गए, भुजा आ गई हमारे पास। और एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू हमने ले जाके पुट कर दिया था। चलिए अगले सवाल पे चलिएगा, अगला सवाल करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धवृत्त क्षेत्र का व्यास दिया है कितना, 14 मीटर है। तो उस क्षेत्र का हमें क्या बताना है, परिमाप बताना है। सॉल्व करिए। एक अर्धवृत्त क्षेत्र का व्यास दिया गया है, ठीक है, अर्धवृत्त दिया गया है। आप ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा पूरा वृत्त। ठीक है, पूरे वृत्त का देखा जाए तो परिधि क्या होती है, पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है हमारे पास, 2πr। पूरे मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। हमें क्या करना है, आधा करना है। हमें क्या करना है, तो अर्धवृत्त की परिधि कितना हो जाएगी, πr। पूरे वृत्त की 2πr, तो अर्धवृत्त का परिधि कितना आ जाएगा आप बताओ। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या आ जाएगी, आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा πr। ठीक है, व्यास दिया था 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कर लेते हैं उसको भी। तो आधा वृत्त का हो जाएगा πr। चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं। कह रहा है अर्धवृत्त क्षेत्र का व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है, इसी की बात की जाती है ना। ये क्या हमारा है, व्यास है ना, ये हमारा क्या है, व्यास है। व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या का क्या होता है, दूना। त्रिज्या का दूना होता है ना। अगर ये r है तो ये भी हमारा क्या रहा होगा, r। r मिलकर क्या बन जाता है, व्यास। या फिर हम बोल सकते हैं त्रिज्या का दूना करें तो क्या हमें मिलता है, व्यास मिलता है। एक परिधि से एक साइड से दूसरे साइड को जाने वाली रेखा, या फिर कह सकते हैं एक साइड से दूसरे साइड को मिलाने वाली रेखा, लेकिन वो कहां से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो व्यास हमें मिल चुका है, कितना आ चुका है हमारे पास, 2r। 2r बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर यहां से निकाल दे तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। r बराबर मिल चुका है क्या, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्र का परिमाप, तो अर्धवृत्त का हमें बताना है परिमाप ना। हमें किसका बताना है, पूरे वृत्त का नहीं बताना है, हमें बताना है किसका है, सिर्फ अर्धवृत्त का व्यास बताना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका हमें क्या बताना है, व्यास बताना है। ठीक है, अब करते हैं, चलिएगा। आपको पता है अर्धवृत्त का इस वाले पार्ट का ध्यान से देखिएगा,
इस वाले पार्ट का परिधि कितना हो जाएगी, इस वाले जिसने हमने ग्रीन किया है, ये होगा पाई आर, ये क्या होगा पाई आर। पूरा सर्कल बनता था तो 2 पाई आर, तो आधा सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर। लेकिन ये दोनों बचा ना, अभी ये हमारे पास बचा, ये आर और ये आर बचा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यास भी हमारे पास बचा है, तो हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, ये क्या होगा हमारा अर्धवृत्त का परिमाप। भैया हम इसको लेंगे और साथ ही साथ ये व्यास भी तो बचा है ना, जो क्या है त्रिज्या का क्या होता है दूना होता है, बस दोनों को ऐड कर लो आप। तो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7 और आर हमारे पास कितना आ गया चुका है 7, और ये हो जाएगा 2 × 7। सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 7 से 7 कैंसल और 7 दूना के 14, 22 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36। कितना आ चुका है हमारे पास 36 मीटर। तो कहीं ना कहीं अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो कितना होगा 36 मीटर होगा। कितना होगा 36 मीटर होगा। समझ गए होंगे। चले अगले सवाल पे, इसको बस हम निकालेंगे, इस वाले साइड को हम सिर्फ निकालते तो क्या होता हमारा पाई आर, ये हमारा क्या होता पाई आर। लेकिन ये बचा है ना, ये भी बचा है और ये भी बचा है, कहीं ना कहीं 2 आर हमारे पास क्या है अभी बचा है, तो इनको भी तो ऐड करेंगे ना परिधि निकालने के लिए। तो हम किए पाई आर प्लस 2 आर, वैल्यू ले जाके हमने पुट कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 8 पी और 17 पाइथागोरस त्रिक हैं, ठीक है ट्रिपलेट हैं, तो पी का मान क्या होगा हमें ये बताना है। ध्यान से एक चीज को सुनिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं कब ट्रिपलेट कब कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। अगर मान लो विषम नंबर है तो ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे n का होल स्क्वायर माइनस 1/2 और तीसरा भुजा होता है n स्क्वायर प्लस 1/2। ये हमारी होती है सबसे छोटी भुजा, ये होती है मध्य वाली और ये होती है हमारी सबसे बड़ी भुजा। समझ गए। अगर मान लीजिए हमारे पास ट्रिपलेट निकाला है किसका सम संख्याओं का, तो लिखेंगे क्या n/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तीसरा निकालेंगे तो लिखेंगे n/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। सबसे छोटा ये होगा जब सम संख्याओं में होगा, दूसरा नंबर का ये होगा और तीसरे नंबर का ये होगा। ठीक है, ट्रिपलेट निकालने का ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। अब आ जाते हैं सवाल पे, ये 8 है और ये 17, तो कहीं ना कहीं मिडिल का निकालना है ना, बीच का निकालना। और सब संख्या कहां से शुरू हो रही, सबसे छोटी भुजा क्या हमारे पास 8 है, या फिर बोल सकते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है 8 है, जो कि क्या है एक सम संख्या। तो कहीं ना कहीं इस वाले रूल पे लगा सकते हैं इसको। तो करते हैं, ये हो जाएगा 8 पहली भुजा, दूसरा निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो लिख देते हैं n का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा क्या -1। इसको हम कर देते हैं 8 की 64 और ये हो जाएगा बटा में 2, और ये हो जाएगा हमारा क्या +1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 करेंगे तो क्या होगा 4, 8 ही है ना, 8 × 64। ठीक है, ये हो जाएगा 16, 16 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 17। सबसे छोटी भुजा हमारे पास क्या मिली 8, दूसरे नंबर की 15, और सबसे बड़ी भुजा क्या मिली हमें 17। तो 8, 15 और 17, तो कर लेते हैं 8 पी की जगह क्या होगा 15 होगा, पी की जगह क्या रहा होगा 15, और सबसे बड़ी भुजा क्या रही होगी हमारे पास 17 रही होगी। आप ऐसे भी कर लो, बस ध्यान दीजिएगा विषम संख्याओं के लिए ट्रिपलेट निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा n स्क्वायर माइनस 1/2, और तीसरी भुजा निकालने के l स्क्वायर प्लस 1/2। अगर मान लो कोई नंबर सम संख्या या सबसे छोटी भुजा क्या है हमारे पास सम संख्या हो, तो लिखेंगे n/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1, और तीसरी भुजा निकालने के लिए n/2 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे आप, या तो एक दूसरा तरीका क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये कैसे करते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, चलिए इधर ही कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा कर्ण, फार्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इस पे करेंगे तो भी हो जाएगा। 17 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 289। 17 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर ही लिख देते हैं 289 बराबर किसके लंब का स्क्वायर निकाले तो 8 × 64 कितना हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। 64 माइनस 289 करेंगे तो कितना आ जाएगा 285 बराबर एक्स स्क्वायर के। तो एक्स बराबर आप बताओ कितना आ चुका है 15। आप ऐसे भी करोगे
तो भी मेरे भाई कितना आ जाएगा 15। ठीक है, हमने ये बताया विषम और सम संख्याओं के लिए ट्रिपलेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दी गई है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज की परिधि क्या होगी, हमें ये बताना है। करिएगा एक समचतुर्भुज, चलिए हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या रहा, ऐसे हमारा कुछ क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, समचतुर्भुज। कह रहा है इनके विकर्णों की लंबाई, सबसे बड़े वाले विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया हमें 16, और सेकंड जो छोटा है उसको दी गई है क्या 12 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण जहां पर मिलते हैं वहां से समचतुर्भुज की जो विकर्ण जहां पर मिलते हैं वहां से ये दो बराबर भागों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये दो बराबर भागों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे समझिएगा, अगर मान लीजिए बड़े वाले विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया 16, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8, और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 8। ठीक है, छोटे वाले विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया था 12, तो दो बराबर भागों में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिएगा, जहां पे विकर्ण मिलते हैं वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। वहां पे एंगल कितने का बनता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के जस्ट सामने हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है। आप ट्रिपलेट निकाल लो, ये 6 है और 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये 10। समचतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये 10, तो ये भी 10, और ये भी 10, और ये भी क्या होगा 10, और ऐड करेंगे। परिधि का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 20, 30 और 40। कितना आ चुका है हमारे पास 40। ऐसे ना समझ में आया हो, ट्रिपलेट हमने अभी बताया, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको हम निकाल कर भी आपको हम दिखा देते हैं, जैसे समझिएगा। ठीक है, देखिएगा, इसके सामने जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। आपको ट्रिपलेट फार्मूला पता होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, कर्ण हमें क्या निकालना है, कर्ण का स्क्वायर निकालना है। इन दोनों में एक लंब होगा, तो लंब को मान लेते हैं 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 64, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो चुका। 64 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताओ 100। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, 100 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो कर्ण हमें फिर भी क्या मिला 10 मिला, कर्ण हमें फिर भी क्या मिला 10। वही हमने बताया कर्ण क्या आ चुका है 10। आपको पता है ये भी 10 होगी, ये भी हमारा क्या होगा 10 होगा, ये भी हमारा क्या होगा 10 होगा, और ये भी भुजा हमारे पास क्या होगी 10 होगी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है कि सारे भुजाओं का सम करेंगे तो हमें क्या मिलता है, परिधि मिलती है। तो आप ऐड कर लो 10, 20, 30 और 40, तो वही हमने बताया क्या 40। तो समचतुर्भुज का जो ये परिधि आएगी वो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कोण A बराबर 3x माइनस 25 डिग्री और कोण C बराबर 2x प्लस 15 डिग्री है, जिसमें कोण A और कोण C सम्मुख कोण है, सामने सामने के कोण है। तो कोण A का मान क्या होगा हमें ये बताना। चलिए एक समचतुर्भुज है, हम एक समांतर चतुर्भुज है ना, ऐसा हम बना लेते हैं कुछ। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रहा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ABCD नाम देते हैं, इन्हें A, इन्हें B, और ये होगा C, और ये हमारा रहा होगा D। कोण A, एंगल A कितना दिया गया हमें, इधर ध्यान से देखिएगा, एंगल A कितना दिया गया हमारे पास, व्हाइट ले लेते हैं एक बार, देखते हैं A कितना हमें 3x, कलर नहीं है सो कर अच्छे से। ठीक है, एंगल A कितना दिया है 3x माइनस 25 सो रहा है भाई, दिक्कत हो रहा है ना। एक सेकेंड दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए एंगल A येलो से ही लिखते हैं, एंगल A कितना दिया है, ये वाला एंगल हमें कितना दिया है 3x माइनस 25, और एंगल C कितना दिया गया, ये वाला एंगल, ये एंगल हमको कितना दिया गया, इधर हम लिख लेते हैं, एंगल C कितना दिया गया 2x प्लस
15, ये दिया गया ना 2x प्लस 15। आपको पता है कि एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस आप बराबर कर लो, तो ये हो जाएगा क्या 3x माइनस 25 बराबर किसके, 2x प्लस 15 के। x की वैल्यू यहां से निकालें, ये 3x माइनस 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और ये माइनस है 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 25 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। x का मान कितना आ चुका है हमारे पास 40 डिग्री। हमें पूछा क्या कोण a, कोण a बराबर कितना है, कोण a का मान कितना दिया है 3x माइनस 25। बस आप ये वैल्यू ले जाके पुट कर दो, x के जगह 40 रखेंगे तो 40 दिया 120, और ये हो जाएगा मेरा क्या 25। 120 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 95, कितना आ जाएगा 95 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। एक बार देख लीजिएगा, और ये हो जाएगा आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, 3x माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस 15। ये समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है 28 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। आपको पता है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप बताओ। विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है, हमने कई बार बताया है। फार्मूला क्या होता है, n माइनस 3/2। n क्या होता है, n क्या हमारा होता है भुजाओं की संख्या। यहाँ पे भुजाएं कितनी दी गई हैं 28, तो ये कर लेते हैं 28 इंटू 28 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा बटा में 2। कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 14 बार में जाएगा। करते हैं तो 14 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 280, और 14 25 70, 280 में 70 जोड़ेंगे तो 350, कितना आ जाएगा 350, कितना आएगा 350। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। तो टोटल 28 भुजाओं में टोटल कुल कितने विकर्ण आ जाएंगे 350 विकर्ण आ जाएंगे। चले ये अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर करें भाई, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि फायदा कुछ हो रहा है, कोई आपको फायदा हो रहा है तो आप अपने ग्रुप में सेंड करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का है, तो भुजाओं की क्या हमें बतानी है, संख्या बतानी है। हमें क्या बतानी है, भुजाओं की संख्या को बताना है। देखिएगा आपको पता है, आपको इधर हम करके दिखा देते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे दो एंगल है, ये मान लेते हैं x और ये हमारा क्या रहा y। आपको पता है इसमें आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, एक सेकेंड भाई। चलिए दूसरे तरीके से हम समझा देते हैं। इधर देखिएगा ये हमारा क्या रहा एक समबाहु त्रिभुज, ये हमारा क्या रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, और इनके सारे एंगल भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये हमारा 60 होगा तो ये भी हमारा क्या रहा होगा 60, और ये भी हमारा क्या रहा होगा 60 रहा होगा। ओके, अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, और इसको हम आगे बढ़ा दें और इससे भी हम जस्ट क्या कर दें आगे बढ़ा दें, और इससे भी हम जस्ट क्या कर दें आगे बढ़ा दें, तो ये एंगल कितना होगा, ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा आप बताओ 120, 120 होगा। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा, ये वाला 120। अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना रहा होगा 120। कैसे, एक सीधी लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है 120। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120, तभी तो एक सीधी लाइन 180 होगी, तभी तो 180 होगा, और ये भी क्या हो रहा होगा 180। कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है आंतरिक कोण है, और ये हमारा क्या है वाय कोण है, और आंतरिक और वाय कोण का योग हमेशा कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यही हमने बताया आंतरिक कोण और वाय कोण का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो बस आप ये याद रखिएगा कि आंतरिक प्लस वाय कोण का सम कितना होता है, लिख देते हैं यहाँ पे आंतरिक कोण प्लस वाय कोण का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आंतरिक कोण कितना दिया गया 108, वाय कोण हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो
ये हो जाएगा 180। तो x का मान कितना आ जाएगा, 108 माइनस 80 करेंगे तो 180 माइनस 108 करें तो कितना आ जाएगा, 72। तो कहीं ना कहीं y कोण कितना हमें मिल चुका है, 72 डिग्री। y कोण कितना मिल चुका है हमें, 72 डिग्री। भुजाओं की संख्या निकालने का फार्मूला आप यहाँ लिख लेना। भुजाओं की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, 360 बटा में क्या, y कोण, 360 बटा में y कोण। बस आप यहाँ पे ले जाकर सॉल्व कर दीजिएगा। ये हमारा क्या है, 360, हमारे पास क्या है, 360 डिग्री है। y कोण हमको कितना मिला है, 72 डिग्री। कितना मिला है, 72। आप कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आप बताओ, कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, कौन सी कलर से लिखा जाए, ब्लैक से शो हो रहा है, लिखते हैं, चलिए येलो से ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, कैंसिल करेंगे तो 9 8 72 और 9 चौका 36 और 8 5 40। तो कहीं ना कहीं कितना आ चुका है, 5। भुजाओं की संख्या कितनी आ चुकी है, 5। समझ गए। तो देखा जाए तो भुजाओं की संख्या कितनी आ चुकी है हमारे पास, 5। 360 में 72 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार। तो कितनी भुजाएं आ चुकी है हमारे पास, 5 डिग्री। बस ये याद रखिएगा, आंतरिक प्लस बाह्य कोण का सम कितना होगा, 180। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, y कोण निकाल लेंगे। और भुजाओं की संख्या जब भी पता करना हो तो करेंगे क्या, 360 बटा में y कोण। तो कहीं ना कहीं हमें y कोण की जानकारी होनी चाहिए थी, इसलिए हमने क्या किया, आंतरिक प्लस बाह्य कोण का फार्मूला लगाया। समझ गए। तो y कोण यहाँ से हम निकाल लेंगे और 360 बटा में y कोण करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर हमको मिल जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 12 19 26 33 डॉट 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 में 10वीं संख्या क्या होगी, हमें ये बताना। हमें क्या बताना है कि 10वीं संख्या क्या होगी। कहीं ना कहीं आपको फार्मूला पता है ना, Tn बराबर फार्मूला क्या होता है, L प्लस ए, सॉरी एक सेकेंड, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 बाई डी। फार्मूला क्या होता है, हमने उल्टा लिख दिया था, ठीक है चलिएगा देखिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है, पदों की संख्या निकालने का फार्मूला। ए हमारा क्या होता है, पहला पद, इधर हम लिख देते हैं, ए हमारा क्या होता है, प्रथम पद। ए हमारा क्या होता है, प्रथम पद। एन क्या हमारा होता है, पदों की संख्या। एन क्या हमारा होता है, पदों की संख्या। कौन से पद के बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। डी हमारा क्या होता है, सार्वांतर। डी हमारा क्या होता है, सर्व अंतर होता है। क्या होता है, सर्व अंतर है। सर्वांतर का मतलब होता है पिछले पद से अगले पद के बीच कितने का अंतर है। यहाँ पर देखा जाए तो कितने का अंतर है, 7। यहाँ पर देखा जाए तो कितने का अंतर है, 7। तो वो हमारा सर्वांतर क्या हो जाएगा, 7। सर्वांतर क्या होगा, 7। पहला पद आप जानते हो, पहला पद क्या हमारा है, 12। पदों की संख्या, कौन से पदों के बारे में पूछा गया है, 10वां। तो n की जगह क्या रख देंगे हम, 10। बस आप सॉल्व करिएगा। हमें कौन सा पद बताना है, T10 बताना है। ए हमको, ए हमारे पास कितना है, 12 प्लस n की जगह हम क्या रखेंगे, 10वां पद बताना है, -1। डी हमारे पास कितना है, 7। कितने का गैप है, 7 का। बस आप सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा क्या, 9 7 63। 12 प्लस 63 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 75। कितना आ चुका है, 75। तो देखा जाए ऐसे अगर हम चलते चले तो 10वां पद क्या आ जाएगा, 75 आएगा। ऐसे अगर हम चलते रहे तो 10वां पद क्या हमारा होगा, 75 होगा। समझ गए। ये हमारा क्या था, पदों की संख्या निकालने का फार्मूला। ये क्या था हमारे पास, पदों की संख्या निकालने का फार्मूला। अगर ऐसे ही देते चले, ऐसे जैसे यहाँ क्वेश्चन हम एक लिख देते हैं। क्वेश्चन अगर ये होता 12 19 डॉट 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 दे देता, लास्ट पद कौन सा आया हमारा, 75। लास्ट पद हमारे पास क्या आया, 75। और पूछ देता कि इन सभी का सम बताइए, पूछ देता ऐसे अगर हम चलते रहे और लास्ट पद हमें 75 मिले तो टोटल पदों का सम कितना होगा। ये हमें पूछ दे तो आप कैसे करोगे बताओ। योग पूछ दे मेरे भाई तो आप क्या बताओगे। तो योग निकालने का फार्मूला लिखिएगा। ये होता है n/2 a प्लस एल। फार्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। n हमारा क्या है, n हमारा क्या है, पदों की संख्या। तो पहले हम पद पता करेंगे। तो टोटल पद कितने आ चुके थे हमारे पास, टोटल पद कितने थे, 10। यहाँ से पद निकालेंगे, इसी फार्मूले को लगाइएगा, पदों की संख्या भी पता हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट पता है तो हम लिख देते हैं क्या, 10 बटा में 2। ए हमारा क्या है, पहला पद, और एल क्या हमारा, अंतिम पद।
ये हो जाएगा 75, ऐड कर लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 2 5 10, ये हो जाएगा 5 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 87। बस इन दोनों को आप सॉल्व करेगा। 5 7 35 को 5 कैरी 3, 8 5 40 और 3 43। तो टोटल देखा जाए तो इन सभी पदों का योग कितना आ जाएगा, 435 आएगा। बस ये याद रखिएगा, पदों की संख्या निकालनी होगी तो फार्मूला क्या लगाएंगे, a + n - 1 / d, a + n - 1 × d। अगर पदों का योग पूछे तो फार्मूला क्या लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में a + l। समझ गए? चलिएगा अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सहअभाज्य को प्राइम के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, को प्राइम के बारे में हमें बताना है। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन न हो। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में 2 कॉमन है तो ये तो उत्तर होगा नहीं। इनको देख लेते हैं तो 4 5 और 1 6, 3 4 2 6। इनमें देखा जाए तो 3 कॉमन है, कॉमन जबकि कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनमें तो साफ ही दिख रहा है कि 5 कॉमन है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। कहीं ना कहीं ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन न हो, एक को छोड़कर। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन न हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। समझ गए होंगे? चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पे नोट कर लो। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप बताओ, भाज्य संख्या किसे कहेंगे। और एक पूछता है हमें क्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और एक बोलता है सहअभाज्य पूछता है। ठीक है, एक क्या पूछता है हमें, सहअभाज्य पूछता है। ठीक है, और एक पूछता है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या पूछता है, जुड़वा अभाज्य संख्या। यहाँ पे आप चारों ही चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, बता देते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। चलिए, भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके 2 से क्या हो, ज्यादा गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से क्या हो, ज्यादा गुणनखंड हो, ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी संख्या जो खुद से भी कटे और साथ ही साथ दूसरों से भी कटे, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे 4 ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या। 6 हमारा क्या है, भाज्य संख्या। 9 हमारा क्या है, भाज्य संख्या। क्यों, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। हमने बताया ऐसी संख्याएं जो सिर्फ, जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो 1 किससे कटेगा, 1 2 4, इसके 3 गुणनखंड। 6 के देखा जाए तो 1 2 3 6, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो ये संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ कितने गुणनखंड हो, 2। जिनके सिर्फ कितने गुणनखंड हो, लिख देते हैं यहाँ पे, जिनके 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ऐसे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके 1 और 2 से बस कटेगा 3, 1 और 3 से कटेगा। या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटे, 1 को छोड़कर। ऐसी संख्याएं जिन्हों जो सिर्फ स्वयं से कटे, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। 2 थियरी हमने बता दिया। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं कोई सी भी जिनके बीच का अंतर, जिनका मौसा सिर्फ क्या हो, 1 हो, जिनका मौसा क्या आ जाए, 1। या फिर हम बोल सकते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, 1 को छोड़कर बताना। आ जाते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, यहाँ पे कोई सी भी संख्या हो सकती है, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्याओं में दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना। जैसे ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे 5 और 7 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और 7 भी, और उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2। तभी ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जुड़वा अभाज्य संख्याओं का मतलब ऐसी 2 संख्याएं जो क्या हो, दोनों अभाज्य संख्याएं हो और उनके बीच का अंतर क्या हो, 2। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। समझ गए चारों चीजें। अगला चलिएगा, अगला क्वेश्चन है इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे अधिक किसके गुणनखंड होंगे, हमें ये
बताना। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं किसका, 156 का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम। डायरेक्ट भी लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। 156 का कर लेते हैं, फिर किसका कर लेते हैं, यहाँ पे 240 का फैक्टर करेंगे और 172 का करना होगा और हमें किसका करना होगा, 200 का हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। आप करो, यहाँ से एक ही साथ हमने लिखा, फिर भी आप कर सकते हो, करिएगा। इसको करेंगे तो 2 7 14 और 2 बटे 16, इसको करेंगे तो 2 3 6 और 2 9 18, इसको करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3 और 3 3 का 9, फिर किससे कैंसिल होगा, 13 से। कहीं ना 156 के जो फैक्टर होंगे वो क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 और क्या लिखेंगे, 13 पे पावर 1 लिखेंगे। इसको फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 120, फिर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 और फिर कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 और फिर करेंगे तो 3 5 15 और 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसका हम फैक्टर करें, एक सेकेंड, दोनों को अलग अलग कर देते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा। इसको हमने इधर कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है हमारे पास, 2 हमारे पास कितना आया, 4 बार आया, इंटू 3 कितनी बार आया हमारे पास, 1 बार, और 5 भी हमें कितना मिला, 1 बार मिला। ऐसे इसका हम एलसीएम कर लेते हैं, करेंगे तो क्या होगा, 2 8 16 और 2 6 का 12, इसको करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 3 172 है ना, 2 8 16, 2 6 का 12, 2 चौको 8, 2 3 6, फिर 43 किससे कैंसिल करेंगे, 43 ही किससे कटेगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार आया, 2 बार, और 43 कितनी बार आया, 1 बार आया। ऐसे इसको हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 100, कैंसिल करेंगे तो 50, फिर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 और फिर कैंसिल करेंगे तो 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है हमारे पास, 3 बार, 5 हमें कितना मिला, 1 बार, और नहीं सॉरी 5 कितना हमें मिला, ध्यान से देखिए, 5 हमें कितनी बार मिला था, 2 बार मिला। 5 बार देखिएगा, 2 हमें कितनी बार मिला, 3, 5 हमें कितना बार मिला, 2 बार। हमें पता क्या करना है, सर्वाधिक भाजकों की संख्या निकालने के लिए करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी घात होंगे ना, घात में एक एक क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जितने भी घात होगा उन सभी में एक एक जोड़ेंगे और फिर उन सब का क्या करेंगे, लास्ट में गुणा कर देंगे। जैसे 2 में 1 जोड़े तो कितना आ जाएगा 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। घात में हमने एक एक जोड़ लिया और फिर इन सब का लास्ट में क्या कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12। 156 के कुल कितने गुणनखंड आ जाएंगे, 12। ऐसे इसको आप करिएगा, करेंगे फिर क्या, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर इन दोनों का क्या कर देंगे, सबका क्या करेंगे गुणा। 5 दूना के 10, 10 दूना के 20। तो देखा जाए तो 240 के कितने गुणनखंड आ चुके हैं, 20। ये 240 है भाई, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या है 240 के कुल कितने फैक्टर आ जाएंगे, 20। इधर ही हम लिख लेते हैं 20। इसको देखते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 3 दूना के 6। तो इसके कितने हैं गुणनखंड, 6 हैं। इसको कर लेते हैं, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 4 तिहाई 12। तो इसके कुल कितने गुणनखंड आ चुके हैं, 12। हमें बताना है सर्वाधिक भाजक। तो देखा जाए सबसे अधिक भाजक किसके आ रहे हैं, 240 के। सबसे अधिक भाजक किसके आ रहे हैं, 240 के। उसके कुल कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 20 गुणनखंड आ रहे हैं। और पूछता कि सबसे कम भाजक किसके हैं, तो सबसे कम भाजक किसके आएंगे, 172 के आएंगे। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। निम्न समीकरण को हल कर x का क्या बताना है, मान बताना है। चलिए सॉल्व करिएगा। x का मान करेंगे तो क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12 आएगा। ठीक है, इसको करेंगे 4x, ये हो जाएगा 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और माइनस क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और ये इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, और 3 दूना के 6 बराबर क्या दिया था 7/2 दिया था। कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 और 6 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42। 4x में से 3x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा x और माइनस 20 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा
14, ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56, 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56। हमें पूछा क्या x का मान, तो x का मान कितना हमें मिल चुका है 56, x का मान हमें कितना मिल चुका है मेरे भाई 56। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दिया है कितना 180, तो उनका योग हमें बताना है। ठीक है, दो संख्याएं अनुपात में दी गई हैं। अनुपात का मतलब ऐसी संख्याएं, इन दोनों में ऐसी वो संख्या होगी जो दोनों में क्या होगी कॉमन होगी, ऐसी वो संख्या रही होगी जो इन दोनों में क्या रही होगी कॉमन रही होगी। तो मान लेते हैं x दोनों में क्या है कॉमन है। ठीक है, दोनों में x लगा लेते हैं, क्यों इन दोनों में क्या है कॉमन है। कट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा 4:5, समझ गया। उनका लसा, अब बताओ इन दोनों संख्याओं का लसा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 5 × x, लसा यही होगा ना। ठीक है, और लसा दिया कितना है हमें 180, कर लेते हैं तो 20, ये हो जाएगा 4 × 5 20, 20 का 180 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना मिल चुका है हमें 9। हमें बताना है इन संख्याओं का योग, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 9 चौका 36, और दूसरी संख्या 9 × 5 = 45, इन दोनों को हमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 5 = 11, 4 × 3 और ये हो जाएगा 81। तो देखा जाए इनका योग कितना हमें मिला 81 मिला, इनका योग हमें कितना मिला 81 मिला। समझ गए। अगला प्रश्न करिएगा। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ होगा, हमें ये बताना है। 15% का मतलब कितना है, एक बार लिख देते हैं आपको। 15% का मतलब हम लिखेंगे ना 15/100, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 15 और 5 × 10, 3/20। ऐसे 20% को हम डायरेक्ट भी लिखेंगे तो क्या होगा 1/5, लेकिन हम करके आपको दिखा देते हैं। 20% का मतलब क्या होगा 20/100, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 से कम 20, 20 बचे 100। ये हमारा क्या रहा प्रतिशत पे हमने किस में बदला भिन्न में बदला। कह रहे आयत की लंबाई 15% बढ़ गई, पहले क्या थी 20 से 3 बढ़ गई तो कितना हो गई 23। फिर कह रहा है चौड़ाई क्या हो गई 20% घट गई, पहले क्या थी 5, 1 घट गई तो कितना हो गया 5 से कितना हो गया 4 हो गया। ये हमारा क्या रहा स्टार्ट का, और ये हमारा क्या रहा अंत का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो क्षेत्रफल कितना था 20 बचे 100, क्षेत्रफल कितना था 100, 23 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 92, 23 चौका 92। पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था 100, अब कितना हो चुका है 92। कितने का नुकसान हुआ 8 का, किस पे 100 पे, परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देते हैं गुणा, 100 से 100 कैंसल, तो कितने % का नुकसान हो चुका हमें 8% का नुकसान हुआ। ऑप्शन सी हमारा क्या है सही है। कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ 8% का। चलिए अगला प्रश्न करिएगा। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, तो हानि प्रतिशत हमें बताना है। हमें क्या बतानी है हानि प्रतिशत बताना है। 15 संतरों का क्रय मूल्य दिया है, 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, किसके 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ से सीपी और एसपी हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एसपी इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/15, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20, सॉरी 5 चौका 20 और 5 × 3 = 15, तो 4 और 3 का सीबी हमें कितना मिला 4, एसपी हमें कितना मिला 3, सीपी हमें कितना मिला 4, एसपी हमें कितना मिला 3। 4 की चीज हमने खरीदी, कितने में बेच दी 3 में, तो कितने का नुकसान हुआ 1 का। किस पे नुकसान हुआ 4 पे, परसेंटेज के लिए क्या कर लेते हैं 100 से गुणा, तो 4 से हम 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100, तो कहीं ना कहीं कितने % का नुकसान हुआ हमें 25% का नुकसान। हमें कितने % का हुआ 25% का। ऑप्शन सी हमारा क्या है सही है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें। ठीक है, अपने दोस्तों के ग्रुप में भी भेजने का काम करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात दिया क्या 5:3। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें बताना है।
ठीक है, हमें क्या बताना है, दोनों का गुणनफल बताना है। ठीक है, सॉल्व करिएगा। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हम मान लेते हैं, वो रेशियो में दिया तो हम इसको मान लेते हैं क्या, 5x और 3x। ठीक है, उनके बीच का अंतर कितना है हमारे पास, हमें अंतर कितना दिखाई दे रहा है, 2x, और यहाँ पे दिया गया है 160। तो x बराबर कितना आ चुका है, 80। x बराबर हमें कितना मिला, 80। संख्या पहले पता कर लेते हैं, तो 8 पचे 40। ये संख्या क्या होगी, पहली 400, दूसरी कितना हो जाएगी, 8 त्रिके 24। तो दूसरी संख्या कितनी हमें मिल चुकी है, 240। दोनों का क्या करता ना हमें, गुणनफल कर लो अब गुणा। तो ये हो जाएगा 400 गुणे कितना, 240। करते हैं गुणा, 3 जीरो लगा लेते हैं, 1 2 3, 4 चौका 16, 4 दूना के 8, 1 और 9, 96 के पीछे 3 जीरो। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करिएगा। दिए गए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बी सी का मान क्या होगा, हमें ये बताना, कौन से एंगल का, ए बी सी का मान, ए बी और सी, ये एंगल हमें बताना है, ये वाला एंगल हमें बताना है। चलिए सॉल्व करिएगा, ध्यान से करिएगा, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है संगत कोण, आपको पता है ना कि दो समांतर लाइन को कोई तिर्यक लाइन कट करती है, दो समांतर लाइन को कोई तिर्यक लाइन क्या को कट करे तो एंगल कैसे बनता है, ये समझिएगा। इसको उधर कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको हम इधर बढ़ा देते हैं जिससे आपको समझ में आए। एक सेकेंड, तो आप बोलोगे सर जी थोड़ा उधर कट कर दीजिए। ठीक है, चलो इधर कट कर देते हैं आपके लिए, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, ये ऐसे था, इधर हमने कट कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि ये वाला एंगल, जैसे समझिएगा ये एंगल क्या है, ये हम कर लेते हैं बाएं साइड, या बोल सकते हैं इसे बायां, और इसे हम क्या बोलते हैं, दायां। इसे हम क्या बोलते हैं, बायां, और इसे क्या बोलते हैं, दायां। इस लाइन के बाएं साइड देखिएगा, लाइन के क्या बाएं साइड, दोनों ही क्या है, ये एंगल बाएं साइड है लाइन के, और ये भी एंगल क्या है, लाइन के बाएं साइड है। ये भी क्या है, समांतर रेखा के नीचे, और ये भी क्या है, समांतर रेखा के नीचे। तो एंगल ए, और इसे हम नाम देते हैं बी। तो एंगल ए एंगल बी के क्या होता है, बराबर होता है। किस हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। बाएं देखेंगे तो दोनों में बाएं देखेंगे, और देखेंगे समांतर लाइन के जस्ट नीचे है तो इसमें भी हम देखेंगे समांतर लाइन के जस्ट नीचे। जैसे यहाँ पे एंगल ए बाएं साइड है, एंगल बी भी क्या है, बाएं साइड है। ये भी समांतर रेखा के जस्ट नीचे, और ये भी समांतर रेखा के जस्ट नीचे, इसलिए एंगल ए एंगल बी के क्या होगा, बराबर होगा। किस हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। वैसे ये देखिएगा, दोनों बाएं साइड है ना, ये भी बाएं साइड, और ये वाला एंगल देखिएगा, ये भी बाएं साइड है। ये भी जस्ट समांतर रेखा के ऊपर है, और ये भी जस्ट समांतर रेखा के क्या है, ऊपर। अगर ये 16x है तो ये भी एंगल कितना होगा हमारे पास, 16x होगा। ये भी हमारे पास कितना होगा, 16x होगा। अब समझिएगा, दो अंतःकोणों का योग, जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसको हम नाम दे देते हैं अल्फा, और इसे हम नाम दे देते हैं बीटा। दो अंतःकोण, अंदर बनने वाले दो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। हमेशा याद रखिएगा, जब भी अंदर कोण बनेंगे और उनका सम करेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो बस आप सॉल्व कर लो। तो ये हमारे पास क्या है, 9x + 15, और इसको हम ऐड करेंगे क्या, 16x, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। जोड़ लीजिएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25x बराबर, ये प्लस है, उधर 75 करेंगे तो क्या होगा, 180 - 15 तो कितना हो जाएगा, 165। कितना हो जाएगा, 165। तो x बराबर कितना हो जाएगा, हमें बताना क्या है, a का मान। तो पहले x को वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 165 बटा में 25, कैंसिल करेंगे तो 5, और इसको कैंसिल करेंगे तो 5 × 15, 5 × 15, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। ये 16x, तो ये भी 16x, दोनों को ऐड करेंगे तो 9x प्लस इसको करेंगे 16 9 25, 180 - 15 करेंगे तो कितना होगा, 65। कैंसिल किया हमने, तुम 1 सेकेंड रुक जाइएगा। 5 × 15, 5 × 15, 5 × 25, 25, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, समझ लो। इसमें कोण ABC का मान ज्ञात करना है, ये दिया था, ये 16x, तो ये भी होगा हमारे पास क्या, 16x। ये 5 डिग्री दिया है भाई, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। ये क्या दिया गया हमारे पास, इसको ध्यान से देखिए, 9x + 5 है ना,
1 सेकेंड, हमने जल्दी में कर दिया, ठीक है, सही कर लीजिएगा आप। ये हमारे पास क्या है, 9x + 5 है ना, 1 सेकेंड, ठीक है, ये 9x प्लस क्या था, 5 था, ये हमारा क्या है, 5 है। अब करिएगा 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x, और 180 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175, कितना आएगा, 175 आएगा। ये क्या होगा, 175, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 175 बटा में 25, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 × 15 और 2 इधर चला गया तो 5 × 25 25, 5 × 7 85, तो x का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 7। x का मान हमें कितना मिल चुका है, 7 मिल चुका है। बस एंगल ए है कितना हमारे पास, कहाँ पे लिख दे, इसको रब कर देते हैं, इसको थोड़ा सा साइड लगा देते हैं, ठीक है, या इसको हम थोड़ा सा जगह क्या कर लेते हैं, खाली कर देते हैं, ठीक है। x का मान हमें कितना मिल चुका है, 7 मिल चुका है। हमें कौन सा एंगल बताना है, एंगल ए का मान कितना दिया गया है, 9x + 5, बस ले जाके आप x की वैल्यू कर दो, तो 9 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 63, और +5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68, कितना आ जाएगा, 68। 7 ले जाके रखेंगे तो 9 × 7 = 63, और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 68। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। हमने जल्दी में देखा नहीं था, ठीक है, समझ गए होंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें भाई। धन्यवाद।